प्यारे विद्यार्थियों, दो स्कूल हम पढ़ चुके हैं, मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल। तीसरे स्कूल की हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी। तीसरा स्कूल जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। तीसरा स्कूल जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ढूंढाड़ जो है, इसके अंदर पहली शैली जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आमेर शैली। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत पहली शैली जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आमेर शैली। आमेर शैली जो है, इस पे देखिए सबसे पहले मुगल प्रभाव पड़ा। सबसे पहले मुगल प्रभाव पड़ा। मुगल प्रभाव इस पर सर्वप्रथम पड़ा और सर्वाधिक मुगल प्रभाव इसी के ऊपर पड़ा है। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत जो है वो जयपुर रियासत या आमेर रियासत है, और दूसरा हमने वंश पढ़े तो कछवाहा वंश है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि आमेर शैली ऐसी चित्रकला शैली है जिसपे सबसे पहले मुगल प्रभाव पड़ा और सर्वाधिक मुगल प्रभाव भी किस पे पड़ा है? आमेर शैली पर पड़ा है, सर्वाधिक। इसके बाद में बात आती है वही कि आमेर शैली की शुरुआत किसके काल में हुई। तो आमेर शैली की जो शुरुआत है वो किसके काल में हुई है? राजा मानसिंह के काल में। आमेर शैली की शुरुआत जो है वो किसके काल में हुई है? मानसिंह के काल में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए मानसिंह के समय विभिन्न चित्रों की रचना हुई है। इसमें आपको याद रखना है जैसे यशोदा चरित्र, ये एक चित्रित ग्रंथ है, इसकी रचना हुई थी यशोदा चरित्र की। रजमनामा जो कि फारसी भाषा में महाभारत का नाम है, रजमनामा, इसकी रचना हुई। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि पुराण। तो तीन चित्रित ग्रंथ है प्रसिद्ध मानसिंह के समय के, जिनकी रचना हुई है मानसिंह के समय। और आमेर शैली की शुरुआत आपको पूछा जाए तो मानसिंह का काल। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि इसका स्वर्णकाल बताइए। स्वर्णकाल आपको पूछा जाए तो आमेर शैली का स्वर्णकाल मिर्जा राजा जय सिंह का काल है। मिर्जा राजा जय सिंह का काल जो है वो क्या कहलाता है? आमेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मिर्जा राजा जय सिंह के समय की कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं कि मिर्जा राजा के समय एक तो आप ये याद रखेंगे कि जो आमेर के महल है, आमेर के महल जो है उनके अंदर एक भोजनशाला बनी हुई है। आमेर के अंदर एक भोजनशाला बनी हुई है और उस भोजनशाला के अंदर भारत के 27 तीर्थ स्थलों के चित्र बने हुए हैं। तीर्थ स्थलों के चित्र, भित्ति चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए विद्यार्थियों कि मिर्जा राजा जय सिंह का काल आमेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इसी के समय आमेर के महलों के अंदर बनी भोजनशाला के अंदर भारत के, राजस्थान के नहीं, भारत के 27 विभिन्न तीर्थ स्थलों के भित्ति चित्र बनाए गए थे। वो किसके काल में बने हैं? मिर्जा राजा जय सिंह के काल में। मिर्जा राजा का एक दरबारी कवि था, कवि बिहारी, और कवि बिहारी का ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई को आधार बनाया। देखिए बिहारी सतसई ग्रंथ हम पहले भी पढ़ के आए हैं, उदयपुर शैली में पढ़ा था कि जगन्नाथ नामक रचनाकार ने बिहारी सतसई नामक चित्र बनाया। पर यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि मिर्जा राजा जय सिंह के जितने भी दरबारी चित्रकार हैं उन्होंने अपना सब्जेक्ट, अपना विषय किसको बनाया था? बिहारी सतसई को बनाया था, और इसी के आधार पर उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो इस तरीके से दो जो है ये मुख्य बात है आमेर शैली की। इसके अतिरिक्त कोई भी इंपॉर्टेंट बात और ज्यादा है नहीं है। मानसिंह और मिर्जा राजा जय सिंह, दो नाम आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद आमेर के बाद कछवाहों की राजधानी बनी जयपुर। तो अगली जो शैली है इसके अंदर वो कौन सी है? जयपुर शैली, उसकी बात करते हैं। और इसमें ज्यादा विवरण नहीं है। इसमें आपको नेक्स्ट जो है दूसरी शैली वो आपको पढ़नी है जयपुर शैली। ठीक है, तो जयपुर शैली भी आमेर की ही तरह ऐसी शैली है जिसके ऊपर मुगल प्रभाव प्रारंभ से ही है। आमेर के बाद राजधानी जयपुर बनी तो जयपुर पर भी मुगल प्रभाव है। जयपुर शैली की अगर हम बात करें तो जयपुर शैली की अगर आपको पूछा जाए शुरुआत
शुरुआत किसके समय? तो शुरुआत आप बताएंगे भैया सवाई जय सिंह, क्योंकि जयपुर किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने बसाया था, और सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया था, तो सवाई जय सिंह के समय ही जयपुर शैली की शुरुआत हुई है। अब सवाई जय सिंह के समय की कुछ घटनाएं, उस पर चर्चा करते हैं। सवाई जय सिंह के समय क्या हुआ है कि सवाई जय सिंह ने जयपुर के अंदर 36 कारखानों का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण करवाया था। अब ये 36 कारखानों का मतलब क्या है? 36 कारखानों का मतलब आजकल के जो कल कारखाने हैं वो नहीं है। 36 कारखाने यानी 36, यही 36 कारखाने ऐसा लिखा जाएगा। और 36 कारखाने जो है ये विभिन्न प्रकार की कलाओं से संबंधित है, विभिन्न प्रकार की कलाओं से संबंधित है। प्रत्येक एक कारखाने में किसी न किसी कला को सिखाया जाता था या उसका विकास किया जाता था। तो 36 कारखानों में से वो कारखाना जो चित्रकला से संबंधित था, 36 कारखानों में से वो कारखाना जो चित्रकला से संबंधित था, उस कारखाने का नाम जो है ये महत्वपूर्ण है, जिसे सूरत खाना कहा जाता था। 36 कारखानों में से चित्रकला से संबंधित जो कारखाना था उसे क्या कहा जाता था? सूरत खाना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सवाई जय सिंह के समय की। दूसरी हम बात करें कि सवाई जय सिंह के समय एक और घटना आप याद रखिएगा कि शिवदास राय, शिवदास नाम पहले भी आ चुका है, मारवाड़ में पढ़ा था। हुक्का पीते हुए महिला का चित्र, वो अलग शिवदास है, ये कौन है? शिवदास राय। शिवदास राय नामक एक चित्रकार हुआ है सवाई जय सिंह के समय, और उसने सरस रस नामक ग्रंथ लिखा था। सरस रस नामक ग्रंथ लिखा था, और ये एक चित्रित ग्रंथ है। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि शिवदास ने सरस रस ग्रंथ लिखा था सवाई जय सिंह के समय, और जयपुर के अंदर 36 कारखानों का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, जो विभिन्न कलाओं से संबंधित था। और उनमें से चित्रकला से संबंधित जो कारखाना है उसका क्या नाम था? सूरत खाना। एक बात ये होगी। दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसका काल है? स्वर्णकाल। तो स्वर्णकाल की बात आ जाए तो आपको याद रखना है, यहां थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। स्वर्णकाल की बात आ जाएगा तो सवाई प्रताप सिंह का काल जो है वो स्वर्णकाल है। सवाई प्रताप सिंह वही शासक है जिसने जयपुर के अंदर हवा महल बनवाया था। हवा महल का निर्माता जो है वो सवाई प्रताप सिंह है। सवाई प्रताप सिंह जो है इसके समय विभिन्न कलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए, सवाई प्रताप सिंह की बात आए तो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि सवाई प्रताप सिंह जो है इसके दरबार में गुनीजन खाना था एक, इसने गुनीजन खाने की स्थापना की थी। गुनीजन खाना जिसको हम बोलते हैं गंधर्व बाईसी। ठीक है, तो गंधर्व बाईसी या गुनीजन खाना जो है इसकी स्थापना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। क्या है ये गुनीजन खाना या गंधर्व बाईसी? ये मूलतः तो संगीत से संबंधित है, परंतु वर्तमान के अंदर इसके अंदर विभिन्न ऐसे कलाकार पाए जाते हैं जो अन्य कलाओं से रिलेटेड है, जैसे कि चित्रकला या मूर्तिकला आदि। तो गुनीजन खाना या गंधर्व बाईसी की स्थापना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। ये वाली बात आप याद रखेंगे। दूसरी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके टाइम एक तो है जीवन, एक है नवला और एक है शिवदास। ठीक है, अब ये शिवदास नाम दोबारा आ गया है, पर याद रखना पहले जो लिखा है तो वो शिवदास राय है। जीवन, नवला और शिवदास नामक चित्रकार है। इन्होंने क्या किया है, तीनों की बात आप याद रखिएगा। इन्होंने मिलकर के रागमाला सेट तैयार किया था। ठीक है जी, जीवन, नवला और शिवदास तीनों ने मिलकर के क्या किया है? रागमाला जो सेट है वो तैयार किया है 1785-90 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, 1785 से लेकर 1790
90 के बीच में 5 साल लगे थे इनको ये ग्रंथ लिखने में। रागमाला, इससे पहले कई बार रागमाला बता चुका हूं, सभी प्रकार की रागमाला आपको याद रखनी है। जीवन, नवला, शिवदास, ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये बात तो होगी सवाई प्रताप सिंह की। शुरुआत पूछे तो किसका काल है? सवाई जय सिंह का काल है, ठीक है मित्रों। ये दोबारा आप देख लीजिए एक बार, इरेज कर रहा हूं मैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और बनता है जयपुर शैली के ऊपर, वो ये है कि सवाई जय सिंह जो है, सवाई जय सिंह, इसका एक लड़का है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने जयपुर के त्रिपोला बाजार में ईसर लाट बनाई थी, जिसको सरगासुली कहा जाता है, स्वर्ग जाने का मार्ग। तो सरगासुली बनाने वाले ईश्वरी सिंह के समय की कुछ घटना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ईश्वरी सिंह जो है, इनके समय की घटना यह है कि जयपुर के सांगानेर में, जयपुर के सांगानेर में हस्त निर्मित, यानी हाथों के द्वारा तैयार, हस्त निर्मित, मशीनी नहीं, हाथ से निर्मित, हस्त निर्मित कागज उद्योग की शुरुआत हुई। कागज उद्योग की शुरुआत हुई थी सांगानेर में, किस राजा के काल में? ईश्वरी सिंह। पहले जयपुर के पास ज्यादा कागज नहीं था, बड़े कागज नहीं थे, तो छोटे चित्र बनाए जाते थे। जब अब जयपुर रियासत खुद के पास उद्योग आ गए हैं, कागज उद्योग, तो इनके पास अब कागज की कोई कमी नहीं है, और इस तरीके से बड़े बड़े कागज जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़े बड़े कागज इस्तेमाल किए जाते हैं तो चित्र भी बड़े बनते हैं, और जिनको कहा जाता है आदमकद चित्र। आदमकद चित्र, देखिए आदमकद चित्र का मतलब होता है कि किसी जिस व्यक्ति का चित्र बनाया जा रहा है, उसका सर से लेकर पांव तक, पूरा सर से लेकर पांव तक आदमी के कद के बराबर कागज यूज करके उसके बराबर का चित्र बनाना, वो आदम का चित्र होता है। तो आदम का चित्रों की शुरुआत किसके टाइम हुई है? ईश्वरी सिंह के। ये जो आदम का चित्र है, इनको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है पोर्ट्रेट, अंग्रेजों ने इसको पोर्ट्रेट बोला है, और मुगल शैली में इसे कहा जाता है सबीह। मुगल शैली में इसको सबीह। तो इसमें से कोई भी नाम आ जाए कि आदम का चित्र कहाँ का फेमस है, तो जयपुर शैली का। पोर्ट्रेट कहाँ का है, तो भी आप बताओगे जयपुर शैली का। सबीह क्या है, वैसे प्रश्न आ सकता है सबीह क्या है, तो आप बताएंगे पोर्ट्रेट या आदम का चित्रों को ही क्या कहा जाता है? सबीह कहा जाता है। पहला पोर्ट्रेट जो बनाया गया था, पहला पोर्ट्रेट जो बनाया गया था, वो पहला पोर्ट्रेट ईश्वरी सिंह का बनाया गया था। ईश्वरी सिंह का, ठीक है, पहला पोर्ट्रेट ईश्वरी सिंह का बनाया, और बनाने वाला जो चित्रकार है उसका नाम है साहिब राम। देखिए साहिब राम जो है, ये सवाई जय सिंह के समय का चित्रकार है। सवाई जय सिंह के दरबार में भी अपनी सेवाएं दी थी साहिब राम ने, और सवाई जय सिंह के बेटे ईश्वरी सिंह के दरबार में भी अपनी सेवाएं दी थी। साहिब राम वो व्यक्ति है जिसने जयपुर शैली का पहला पोर्ट्रेट तैयार किया है, और ये पहला पोर्ट्रेट जो है किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का। और ये ईश्वरी सिंह का जो ये पोर्ट्रेट है, ये वर्तमान में सिटी पैलेस संग्रहालय में स्थित है, और जितने भी जयपुर के शासक हैं उन सब के पोर्ट्रेट ईश्वरी सिंह के बाद के जितने हुए हैं उनके वहीं पर ही सिटी पैलेस में संरक्षित है सारे के सारे वो। इसके बाद बात करते हैं, ये तो पोर्ट्रेट की बात हो गई है। पोर्ट्रेट पे प्रश्न बनता है हमेशा, इंपोर्टेंट, दोबारा देख लीजिए। ईश्वरी सिंह के समय सांगानेर में हस्तनिर्मित कागज उद्योग की शुरुआत हुई। आदम का चित्र, पोर्ट्रेट या सभी बनने शुरू हुए, और पहला पोर्ट्रेट ईश्वरी सिंह का या साहिब राम का बनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और क्या मूल बात है। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मुख्य रूप से रंग जो इस्तेमाल किया गया है वो हरा रंग है, और इसमें जो वृक्ष यूज किया गया है वो पीपल का पेड़ है, ठीक है, पीपल का पेड़, हरा वृक्ष और हरा रंग है, और वृक्ष कैसा है? पीपल। तो इसको आप सीधे भी याद कर सकते हो, हरा पीपल, इस तरीके से भी इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये एक ऐसी शैली है जिसके अंदर जस्ते के रंग का प्रयोग हुआ था। जस्ते के रंग का प्रयोग, जस्ता एक धातु होती है, सीसा जस्ता जिसको आप बोलते हैं, सीसा लग, जस्ता अलग किया जाता है। तो जस्ते के रंग का प्रयोग आपको पूछा जाए किस शैली की विशेषता है, तो जयपुर शैली, जैसे जयपुर जैसे जस्ता का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में कि एक भिक्षा देती राजकुमारी का चित्र है इसमें, भिक्षा देती राजकुमारी का चित्र।
तो भिक्षा देती राजकुमारी का चित्र, और एक आपको याद रखना है कि कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र। तो दो चित्र आपको याद रखने हैं कि भिक्षा देती राजकुमारी का चित्र और कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र भैया किस शैली में बना हुआ है, तो आप बताएंगे जयपुर शैली में। मूल प्रश्न पोर्ट्रेट का ही है, उसके बाद में जयपुर शैली के अंदर ये दो प्रश्न आप और पढ़ सकते हैं, भिक्षा देती राजकुमारी का चित्र और कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्र। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं और क्या बातें हैं जयपुर शैली से रिलेटेड। तो इसमें आपको कुछ चित्रकारों के नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें जैसे आपने एक नाम पढ़ा है शिवदास, ठीक है, शिवदास नाम मिल सकता है, इसके अंदर लालचंद नाम मिल सकता है, इसमें फेडुला नाम मिलेगा, इसमें मिलेगा राजू, गज्जा, सांवला, हरिराम, इस तरीके के नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शिवदास, लालचंद, फेडुला, राजू, गज्जा, सांवला, इस तरीके के नाम आ जाए तो आपको बताने हैं ये सारे के सारे नाम किस शैली से रिलेटेड है, जयपुर शैली से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शैली हम पढ़ते हैं अलवर शैली। अगली शैली का नाम है अलवर शैली। अलवर शैली, देखिए अलवर शैली जो है ये जयपुर शैली का ही पार्ट है। इसके ऊपर प्रभाव की अगर बात आए कि किसका प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो एक तो आपको याद रखना है कि अलवर शैली जो है इस पर जयपुर शैली का प्रभाव तो है ही, अलवर शैली के ऊपर जयपुर शैली का प्रभाव तो है ही, परंतु जयपुर शैली के साथ साथ इसके ऊपर ईरानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। जयपुर शैली के साथ साथ इस पर ईरानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। जयपुर शैली और ईरानी शैली का प्रभाव। देखिए अलवर शैली जो है इसकी शुरुआत जो हुई है वो प्रताप सिंह नामक शासक है उसके समय हुई है। शुरुआत आपको पूछा जाए तो अलवर का एक शासक है प्रताप सिंह, जिसके समय इसकी शुरुआत हुई है प्रताप सिंह के समय, जिस पर ईरानी शैली और इस पर प्रभाव पड़ता है, जयपुर शैली का इस पर प्रभाव पड़ता है। प्रताप सिंह जो है इसके समय का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो ये है, इसके समय का इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इसके समय जो है अलवर के अंदर एक शीश महल है और शीश महल के भित्ति चित्र बनाए गए थे। इसके समय शीश महल के भित्ति चित्र बनाए गए थे। प्रताप सिंह के समय शीश महल के भित्ति चित्र बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां इसका स्वर्णकाल जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अलवर शैली का स्वर्णकाल जो है ना वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। स्वर्णकाल किसका टाइम है, तो स्वर्णकाल आप लिखेंगे विनय सिंह। कौन है ये विनय सिंह? विनय सिंह बख्तावर सिंह का पुत्र है। आपने एक प्रश्न सुना होगा 80 खंभों की छतरी जो कि अलवर में है, तो 80 खंभों की छतरी किसकी है? तो आप पढ़ते हैं मूसी महारानी की। तो मूसी महारानी कौन थी? मूसी महारानी बख्तावर सिंह की पत्नी थी और विनय सिंह की माता थी, और वो छतरी विनय सिंह के द्वारा ही बनवाई गई है। तो विनय सिंह, अलवर का नाम आते ये वाला शासक भूलना नहीं है, विनय सिंह इंपॉर्टेंट शासक है। विनय सिंह के समय की कुछ घटना है उस पर अपन बात करते हैं। विनय सिंह के समय एक मुस्लिम संत है जिनका नाम है शेख सादी। मुस्लिम संत है एक जिनका नाम क्या है? शेख सादी। शेख सादी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गुलिस्तान। गुलिस्तान विनय सिंह के समय की घटना है। विनय सिंह के समय शेख सादी नामक मुस्लिम संत ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? गुलिस्तान। अब लिखने वाला, गुलिस्तान ग्रंथ लिखने वाला लेखक तो कौन था? मुस्लिम संत शेख सादी। परंतु इसके ऊपर, इस गुलिस्तान पर चित्र बनाए गए, इसकी पांडुलिपि पर चित्र बनाए गए। तो इसकी पांडुलिपि पर चित्र बनाने वाले दो कलाकार हैं, एक का नाम है गुलाम अली और एक का नाम है बलदेव अली। ठीक है, गुलाम अली और बलदेव अली।
तो गुलाम अली बलदेव अली ने चित्र बनाए हैं गुलिस्ता ग्रंथ के ऊपर, मुस्लिम संत शेख सादी, ये आपको याद रखना है। दो ग्रंथ हैं गुलाम अली, एक ग्रंथ है गुलिस्ता जिसपे दो चित्रकार हैं गुलाम अली और बलदेव अली। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो दो बातें ध्यान रखनी है, शुरुआत प्रताप सिंह का काल है और स्वर्णकाल विनय सिंह का काल है। इसके बाद आती है कि और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अलवर शैली से रिलेटेड है। देखिएगा और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक तो आपको याद रखना है कि बसलो चित्रण फेमस है। बसलो चित्रण फेमस है। बसलो चित्रण का मतलब क्या होता है? बसलो चित्रण का मतलब होता है बॉर्डर पेंटिंग। जब किसी चित्र के चारों तरफ कोई बॉर्डर बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बसलो चित्रण। तो बसलो चित्रण जो है वो किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली की। हालांकि हो सकता है कि ये बॉर्डर जो है चित्र के चारों तरफ ये सभी चित्रकारों ने या बहुत सारे चित्रकारों ने बनाए होंगे, पर सबसे ज्यादा जो फेमस है बसलो चित्रण वो अलवर शैली का है। इसके अतिरिक्त दरबार के अंदर जो नर्तकी है, दरबारी नर्तकियों के चित्र बने हैं, नर्तकी के चित्र बने हुए हैं, वैश्याओं के चित्र इसमें बने हुए हैं। दरबार में नृत्यांगनाएं जो हैं वो नृत्य प्रस्तुत करने वाली महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आपको याद रखना है एक कि इसमें हाथी दांत पर चित्रण हुआ है। हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर चित्रण जो है वो किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली की विशेषता है। और हाथी दांत पर चित्रण किसने किया था? तो आपको चित्रकार का नाम याद रखना है, मूलचंद। मूलचंद नामक चित्रकार है जिसने हाथी दांत पर चित्र बनाए हैं। ठीक है। और चौथी बात इसमें कि योगासन के चित्र, योगासन के चित्र बने हुए हैं। तो देखिए अलवर शैली की मैं 4 विशेषता बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चारों ही विशेषताओं में से प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ चुका है। क्या है ये कि बसलो चित्रण, बॉर्डर पेंटिंग, ये है इंपॉर्टेंट। नर्तकी का चित्र, नर्तकी के अलावा लिखा आ सकता है परीक्षा में गणिकाओं के चित्र, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो गणिकाएं यानी दरबार में गाने बजाने वाली, नर्तकी के चित्र, गणिकाओं के चित्र, हाथी दांत पर चित्र और योगासन के चित्र। कई बार ऐसे भी प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी शैली है जिसके अंदर महिलाओं को योगा करते हुए दिखाया गया है। तो महिलाओं को योगा करते हुए या महिलाओं के योगासन के चित्र किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली की विशेषता है। इसके अतिरिक्त अलवर शैली के अंदर आपको 2 चित्रकारों के नाम और याद करने हैं। देखिए 3 चित्रकार हो गए हैं, गुलाम अली, बलदेव अली और मूलचंद। इसके अलावा एक चित्रकार है बुद्धराम, एक का नाम है नानक राम। तो ये 2 चित्रकारों के नाम भी आरएस भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया था तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये 2 नाम भी आपको साथ में इसमें याद करने हैं। तो ये है आपकी मुख्य अलवर शैली, ये आपको याद करनी है। इसके बाद में अलवर शैली के बाद हम देखें तो और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो है शेखावाटी शैली पर। अभी ढूंढाड़ स्कूल चल रहा है और ढूंढाड़ स्कूल की ये लास्ट शैली है जो मूल रूप से है। उसके बाद एक उनियारा शैली बच जाएगी, बस उसको पढ़ेंगे हम। इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर इसमें आप पढ़ेंगे आगे शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली, तो शेखावाटी शैली की अगर हम बात करें, शेखावाटी चोरो सिक्कर और झुंझुनू को बोलते हैं। शेखावाटी शैली की एक ही विशेषता है कि एक तो इसका एक नाम आप याद कर लीजिए, ओपन आर्ट गैलरी। देखिए कोई भी चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसके लिए अपने चित्रों को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी लगानी पड़ती है, जिसको हम एग्जीबिशन बोल देते हैं। तो प्रदर्शनी लगानी पड़ती है, परंतु ये एक ऐसी शैली है शेखावाटी शैली जिसके चित्रों के लिए आपको प्रदर्शनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके चित्र गांव-गांव में घर-घर में देखने को मिलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र का जो ग्रामीण अंचल है, उस ग्रामीण अंचल के अंदर जो मकान है, घर जो है, उन घरों की दीवारों पर ये चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आम जन बनाते हैं, खुद ही चित्रकार है, आम जनता ही चित्रकार है। तो
तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी। मतलब इसमें ओपन है, सब गैलरी ओपन है, कोई भी जाके चित्र देख सकता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेखावाटी जो ये शैली है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो ये भित्ति चित्र बनाए गए हैं ये फ्रेस्को तकनीक से बनाए गए हैं। जो शेखावाटी शैली के भित्ति चित्र बनाए गए हैं ये फ्रेस्को तकनीक से बनाए गए हैं। अब ये फ्रेस्को तकनीक क्या होती है? फ्रेस्को तकनीक में क्या होता है कि कुछ केमिकल लिया जाता है, लाइक दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी लिया जाता है और पीओपी की परत चढ़ाई जाती है दीवार पर। दीवार पर परत चढ़ाकर उसको कुरेदा जाता है। दीवार गीली होती है, नम की जाती है पहले, फिर उसको कुरेदा जाता है, उससे जो उभरा हुआ चित्र बनता है उसमें फिर रंग भरा जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेस्को तकनीक। अब ये जो फ्रेस्को तकनीक है भाई इसके कई नाम हैं। फ्रेस्को तकनीक जो है इसको आम भाषा में कहा जाता है आला गीला, आला गीला, या एक नाम इसका आप और सुनेंगे, इसको आरायस कहा जाता है, या आप एक नाम और इसका सुनेंगे कि इसको मोरकसी कहा जाता है। तो इनमें से भाई कोई भी शब्द आ जाए ध्यान रखना है मित्रों, आला गीला, आरायस, मोरकसी, फ्रेस्को, इस तकनीक के भित्ति चित्र किस शैली के फेमस है? शेखावाटी शैली के फेमस है। शेखावाटी शैली के ये जो फ्रेस्को तकनीक से बने भित्ति चित्र हैं, इसके अतिरिक्त आपको शेखावाटी शैली पे और क्या प्रश्न याद करने हैं? इसके अंदर और प्रश्न याद करने हैं कि इसके अंदर गोबर की सांझी फेमस है। गोबर की सांझी ये प्रसिद्ध है, गोबर की सांझी फेमस है। गोबर की सांझी, देखिए आपने केले की सांझी पढ़ी थी, तो केले के पत्तों की सांझी नाथद्वारा की फेमस है, पर गोबर की सांझी आ जाए तो कहाँ की फेमस है? शेखावाटी शैली की। इसकी एक बात यह है कि इसके प्रमुख जो चित्र हैं उन प्रमुख चित्रों में प्रेमाख्यान चित्र ज्यादा है। प्रेमाख्यान का मतलब प्रेम प्रसंगों पर आधारित चित्र बने हुए ज्यादातर, परंतु वीर योद्धाओं के चित्र भी बने हुए हैं। प्रेमाख्यान के जो चित्र हैं उन पे अपन बात करें तो इसमें लैला मजनू के चित्र बने हुए हैं। लैला मजनू के जो चित्र है, लैला मजनू के चित्र आपको पूछा जाए किस शैली की विशेषता है तो शेखावाटी शैली की विशेषता है। दूसरा आपको पूछा जाएगा इसके अंदर कि एक और है हीर रांझा के चित्र, हीर रांझा के चित्र बने हुए हैं इसमें। और एक आपने सुना होगा 1857 की क्रांति के दौरान के जो दो क्रांतिकारी थे जिनका अपन नाम सुनते हैं, जिनको शेखावाटी के अंदर लोक देवताओं के रूप में भी जाना जाता है, उनको 1857 की क्रांति के अंदर गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है डूंगजी जवाहर जी। ठीक है, तो डूंगजी जवाहर जी के जो चित्र हैं, क्योंकि ये शेखावाटी के ही प्रसिद्ध योद्धा हैं, शेखावाटी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी है और वर्तमान में शेखावाटी के प्रसिद्ध देवता है, तो डूंगजी जवाहर जी के चित्र भी इसमें बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो है और लास्ट आपकी जो डुंडाट स्कूल के अंदर बचा है वो है उनियारा शैली। उनियारा जो शैली है इसमें आपको याद रखने हैं कि उनियारा जो है ये एक रियासत है, वर्तमान टोंक में है उनियारा, बूंदी और जयपुर के बीच का पार्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि बूंदी जयपुर के बीच की शैली बताओ तो आप कौन सी बताओगे? उनियारा शैली। उनियारा ठिकाना जो है ये नरुका ठाकुरों द्वारा बसाया गया, नरुका ठाकुरों ने इसको बसाया था। और ये नरुका ठाकुर कौन है? ये भाई कछवाहा है। कछवाहा जो है ये ही क्या कहलाते हैं? नरुका ठाकुर कहलाते हैं, इन्होंने बनाया या बसाया था। उनियारा शैली जो है इसकी एक ही बात है कि इसके अंदर राजसी ठाठ बाट के चित्र बने हुए हैं, इसमें भी राजसी ठाठ बाट के चित्र बने हुए हैं उनियारा शैली में। और बिल्कुल लास्ट आपको एक बात बताने जा रहा हूं मैं उनियारा शैली की, कि टोंक रियासत, ध्यान से सुनिएगा, टोंक रियासत राजस्थान की ऐसी प्रथम रियासत थी जिसने शिकार के दृश्यों पर प्रतिबंध लगाया था। शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत है वो टोंक रियासत है। उनियारा शैली पर आपको याद रखना है नरुका ठाकुरों ने इसको शुरू करवाया था। कछवाहों की नरुका ठाकुर होते हैं, राजसी ठाट बाट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। चौथा और लास्ट स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल चौथा और लास्ट स्कूल है ये हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंदर
पहली जो शैली हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बूंदी शैली। बूंदी शैली। अब बूंदी शैली पर आपको पूछा जाए भाई बूंदी शैली पर किसका प्रभाव था, तो बूंदी शैली पर आपको याद रखना है कि मराठों का प्रभाव था, मराठा शैली का। ठीक है, मराठा शैली का प्रभाव जो है वो बूंदी शैली पर पड़ा है। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या बात है कि दक्षिण शैली का प्रभाव, मराठा दक्षिण से आए थे तो दक्षिण शैली का प्रभाव जो है वो भी किसका प्रभाव है, बूंदी शैली का। इसके बाद में आपको याद रखना है कि बूंदी शैली जो है इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत के अंदर अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग तथ्य मिलते हैं शुरुआत के, कि सभी में अलग अलग तथ्य हैं, किसी में कुछ बता रखा है किसी में कुछ बता रखा है, परंतु आपको ये याद रखना है कि ये जो चित्रकला शैली है इसे राजस्थानी विचारधारा का आरंभिक बिंदु कहा जाता है। राजस्थानी विचारधारा का आरंभिक बिंदु किसे कहा जाता है, बूंदी शैली। देखिए इससे पहले जितने चित्र बने हैं ना उन चित्रों के अंदर जैन शैली का प्रभाव था, और जैन लोग कहां से आए थे, गुजरात से आए थे, गुज्जर शैली लेकर के। राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी जो संस्कृति है उसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो कहां देखने को मिलेगा हमें, बूंदी शैली के अंदर। बूंदी शैली की एक विशेषता ये भी है कि इसमें रंगीन भित्ति चित्र बनाए गए थे। सबसे सुंदर रंगीन भित्ति चित्र किस शैली में बने हुए हैं भैया, बूंदी शैली में। सबसे रंगीन सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं बूंदी शैली के अंदर। देखिए बूंदी शैली जो है इसका अगर स्वर्णकाल पूछा जाए, स्वर्णकाल, तो इसका स्वर्णकाल आप बताएंगे सुरजन सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा का काल। सुरजन सिंह हाड़ा का काल जो है वो बूंदी शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। परंतु प्रश्न जो परीक्षा में आया हुआ है हम उसकी बात करते हैं। पहले प्रश्न क्या आया हुआ है कि बूंदी का जो दुर्ग है जिसे हम बोलते हैं तारागढ़, बूंदी का जो दुर्ग है जिसे हम बोलते हैं तारागढ़, तारागढ़ के अंदर बनी हुई है एक महल है, एक महल है जिसका नाम है रंगविलास महल। तारागढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है रंगविलास। ये रंगविलास महल है ना, ये बनाया था छत्रसाल नामक शासक ने बनवाया था। इस महल के अंदर एक चित्रशाला बनी हुई है, एक कला विद्यालय बना हुआ है, चित्रशाला बनी हुई है रंगविलास महल में। दोबारा सुनिएगा, रंगविलास महल को किसने बनवाया, छत्रसाल ने। चित्रशाला बनी हुई है, ये चित्रशाला किसने बनवाई, उम्मेद सिंह ने, उम्मेद सिंह ने, राव उम्मेद सिंह ने ये चित्रशाला बनाई। और ये जो चित्रशाला है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है भैया रंगीन भित्ति चित्रों के लिए। इसलिए चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, राजस्थान में भित्ति चित्रों का स्वर्ग बूंदी दुर्ग में बनी चित्रशाला को कहा जाता है। इस चित्रशाला के 3 ऐसे चित्र हैं जो बहुत फेमस हुए हैं। इस चित्रशाला के 3 ऐसे चित्र हैं जो बहुत फेमस हुए हैं इस चित्रशाला के। कौन कौन से हैं देखिए, एक तो चित्र है इसमें हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई। एक चित्र है इसमें घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। और एक चित्र है इसमें वर्षा में नाचता मोर। ठीक है, हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की दौड़ और वर्षा में नाचता मोर, 3 चित्र बने हुए हैं। और तीनों चित्रों को अगर आप, इन चित्रों को अगर आप पढ़ें या देखें तो इसमें हाथी है, इसमें घोड़े, इसमें मोर, इंसान नहीं है कहीं। यानी मानवीय चित्रण जो है वो कम हुआ है बूंदी शैली के अंदर और पशु पक्षियों का चित्रण जो है वो ज्यादा हुआ है। इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान में पशु पक्षियों वाली शैली किसे कहा जाता है, राजस्थान में पशु पक्षियों वाली चित्र शैली किसे कहा जाता है, तो पशु पक्षियों वाली चित्र शैली किसे कहा जाता है, बूंदी शैली को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है।
इसके बाद और क्या प्रश्न बनता है बूंदी शैली पर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आती है बूंदी शैली की, वो ये है, इस तरफ लिख देते हैं अपने। मुख्य बात है कि रंग आपको पूछा जाएगा कैसा, तो भैया रंग इसमें यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया गया है नारंगी रंग यूज किया गया है। इसमें वृक्ष आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे खजूर का वृक्ष, ज्यादातर वृक्ष कौन सा है, खजूर का वृक्ष है। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि पशु पक्षी, तो पशु पक्षी तो इसमें खूब बने हैं भाई, इसमें पशु पक्षियों में तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसमें हाथी है, घोड़े है, मोर है, सब है, परंतु फिर भी हाथी, घोड़े, मोर, इसके अतिरिक्त ध्यान रखना सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है, सर्वाधिक एक पक्षी का चित्रण हुआ है और उस पक्षी का नाम है कबूतर। दूसरे नंबर पर हम स्थान देंगे बतख को। दोबारा सुनिए, अगर प्रश्न आ जाए कि बूंदी शैली के अंदर जो कि एक पशु पक्षियों वाली शैली है, इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, इसमें सर्वाधिक चित्र किस पक्षी का या पशु का बना हुआ है, तो सर्वाधिक चित्र जिसका बना है, सर्वाधिक चित्र किसका बना है, कबूतर का, और दूसरा स्थान किसका आएगा, बतख। दूसरा स्थान किसका है मित्रों, बतख का है, दूसरा स्थान बतख का है, ठीक है। तो सर्वाधिक चित्र इसमें कबूतर के बने हुए हैं। तो रंग कैसा है, नारंगी, वृक्ष कैसा है, खजूर, ठीक है, पशु पक्षियों में क्या है, कबूतर। महिलाओं की आंखें, नायिका की आंखें इसमें पूछा जाए तो आपको याद रखना है आम की पत्तियों जैसी, आम की पत्तियों जैसी। दोबारा सुनिए, उदयपुर शैली में हमने पढ़ा था मीन जैसी आंखें, जोधपुर शैली में हमने पढ़ा था बादाम जैसी आंखें, यहाँ हम पढ़ रहे हैं आम की पत्तियों जैसी आंखें। किशनगढ़ शैली में पढ़ा था खंजन पक्षी जैसी आंखें। तो सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है बूंदी शैली। उसके बाद में लास्ट अपने पास जो बचेगी वो है कोटा शैली। हाड़ौती के अंदर दो ही पढ़ेंगे हम, दूसरी शैली का नाम है कोटा शैली, इसकी बात करते हैं। देखिए कोटा शैली पर ज्यादातर प्रश्न बनता है। कोटा शैली पर जो मुख्य रूप से प्रश्न बनता है वो ये है कि कोटा शैली जो है ये सर्वाधिक इसमें शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, शिकार के चित्रों पर बात की गई है, ठीक है। फिर भी आपको याद रखना है कि कोटा शैली जो है इसके ऊपर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहले कहां पढ़ा था, नाथद्वारा शैली में, नाथद्वारा में पढ़ा था। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पे दिखाई देता है और ये प्रभाव जो है ये कोटा का एक शासक हुआ है भीम सिंह। भीम सिंह के समय इस कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। कोटा शैली का स्वर्णकाल आपको पूछा जाए तो इसका स्वर्णकाल आप लिखेंगे महाराव उम्मेद सिंह, महाराव उम्मेद सिंह। देखिएगा बूंदी का उम्मेद सिंह अलग है, बूंदी के शासकों को राव कहा जाता है, कोटा के शासकों को महाराव कहा जाता है। जिसने चित्रशाला बनाई बूंदी में वो राव उम्मेद सिंह है और ये जो है ये महाराव उम्मेद सिंह है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग शासक हैं, ठीक है। कोटा शैली की विशेषता जो है वो आपको मैंने बताई दिया कि शिकार के दृश्यों के लिए इसको जाना जाता है, शिकार के चित्रों के लिए फेमस है, शिकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ महिलाओं को या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। महिलाओं को या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है किस शैली के अंदर, कोटा शैली के अंदर रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, कोटा शैली के दो चित्र हैं उनकी अपन बात करेंगे। कोटा शैली के अंदर एक तो ये ध्यान रखना कि डालू राम नामक चित्रकार हुआ है, डालू राम। इसने 1768 के अंदर रागमाला चित्र बनाया था। ध्यान से सुनिएगा, रागमाला फिर आ गया है और ऐसे ही रागमाला हम पहले पढ़ चुके हैं। डालू राम ने 1768 में रागमाला चित्र बनाया था किस शैली के अंदर, कोटा शैली के अंदर। दूसरे दो चित्र आपको याद रखने हैं कि एक तो पैरों से कांटा
निकालती नायिका। नायिका के पांव में कांटा लग गया है और वो कांटा निकाल लिया नायिका और किसी चित्रकार ने चित्र बनाया है, तो पैरों से कांटा निकालती नायिका। दूसरा है इसके अंदर बेटी की विदाई, शादी हो रही है, एक पिता एक माँ अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, वो जो मार्मिक दृश्य है उसका चित्रण किया गया है। तो दो चित्र हैं, पैरों से कांटा निकालती नायिका और बेटी की विदाई का चित्र आपको याद रखना है, कोटा शैली का है। इसके अतिरिक्त आपको मुख्य बात यह याद रखनी है कि ये एक ऐसी शैली है जिसके अंदर सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है? कोटा शैली में। और भी कई शैलियों में हो सकता है, पर सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ है सोना चांदी के रंगों का, वो किस शैली में हुआ है? कोटा शैली में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो शैलियों का टॉपिक आपका खत्म हो गया। हड़ौती स्कूल के अंदर 2 ही पढ़ने थे, परंतु इसके कुछ अन्य प्रश्न हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, अन्य बातें हैं। उन अन्य बातों को आप अन्य तथ्य बना करके नोट कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अन्य तथ्य, ठीक है, अन्य तथ्यों में पहली बात, एक तिब्बत यात्री हुए हैं, तिब्बत यात्री हैं जिनका नाम है लामा तारानाथ। एक तिब्बत यात्री हुए हैं जिनका नाम क्या है? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने राजस्थान की यात्रा की, भारत की यात्रा की। लामा तारानाथ ने जब मरु प्रदेश की यात्रा की, लामा तारानाथ ने जब मरु प्रदेश की यात्रा की, तो मरु प्रदेश में उनको एक चित्रकार का वर्णन मिला जिसका नाम है श्रृंगधर। जिसका नाम क्या है? श्रृंगधर। और ये श्रृंगधर जो है ये 7वीं 8वीं शताब्दी का चित्रकार है। देखिएगा, हमने पहला स्कूल पढ़ा था मेवाड़ स्कूल, उसकी पहली शैली पढ़ी थी उदयपुर शैली। पहला चित्र था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी, पहला चित्रकार था कमल चंद्र सूरी। ये सब बातें आनंद कुमार स्वामी के अनुसार हैं, परंतु कुछ आधुनिक चित्रकारों ने और इस पर रिसर्च किया राजस्थान की चित्रकला पर, तो ये बात सामने आती है कि तिब्बत यात्री लामा तारानाथ के ग्रंथों में एक चित्रकार का वर्णन मिलता है श्रृंगधर का, जो 7वीं 8वीं शताब्दी का है, और ये मरु प्रदेश का चित्रकार था। इस तरीके से कहीं ना कहीं आधुनिक चित्रकार जो है वो श्रृंगधर को राजस्थान का सबसे पहला चित्रकार मानते हैं या सबसे प्राचीन चित्रकार मानते हैं। और ये प्रश्न जो है ये परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा, एक दुर्ग है सोनार किला, कहां है भैया? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के सोनार किले के अंदर एक जैन ग्रंथ भंडार है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया था, राजस्थान में दुर्लभ ग्रंथों का भंडार किसे कहते हैं? तो राजस्थान में दुर्लभ ग्रंथों का भंडार किसे कहते हैं? जैन ग्रंथ भंडार को, जिसका पूरा नाम है जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार। तो ये जो जैन भंडार है, इससे 2 ग्रंथ मिले हैं, इससे 2 ग्रंथ इसमें पाए गए हैं, दुर्लभ ग्रंथ मिले हैं, जिनमें से एक का तो नाम है औद्य न्युक्ति व्रति, औद्य न्युक्ति व्रति, और दूसरा जो है उसका नाम है दशैव कालिक सूत्र चूर्णी। ठीक है, 2 ग्रंथ मिले हैं। ध्यान रखिए, सोनार किला जो है उसमें जैन ग्रंथ भंडार है जिसे दुर्लभ ग्रंथों का भंडार कहते हैं। उस दुर्लभ ग्रंथों भंडार से 2 दुर्लभ ग्रंथ मिल गए हैं। 2 दुर्लभ ग्रंथ कौन से हैं? औद्य न्युक्ति व्रति, दशैवकालिक सूत्र चूर्णी। अब ये जो दुर्लभ ग्रंथ मिले हैं भाई, इन दोनों का ही काल माना जाता है 1060 ईस्वी, 1060 ईस्वी। परंतु श्रावक प्रतिक्रमण का काल कितना था? 1260। तो दोनों में से पुराना कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये तो 200 साल पहले ही रचना हो गई इनकी। तो ये जो 2 ग्रंथ है इनको भी आधुनिक चित्रकार कहते हैं कि श्रावक प्रतिक्रमण प्रारंभिक राजस्थान का प्रारंभिक चित्र नहीं है, ये मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र हो सकता है, उदयपुर का प्रारंभिक चित्र हो सकता है, परंतु ये जो है ये ऐसी पांडुलिपियां 2 मिली हैं, औद्य न्युक्ति व्रति दशैवकालिक सूत्र चूर्णी, जो 1060 ईस्वी के चित्र हैं, सचित्र ग्रंथ है ये।
इन्हें इन दोनों ग्रंथों को एक उपाधि दी गई है आधुनिक चित्रकारों द्वारा कि इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है इन दोनों ग्रंथों को, जिनका काल कितना है 1060 ईस्वी। तो अन्य तथ्यों में दो बातें आपको याद रखनी है कि पुराना चित्रकार, अगर इस पे प्रश्न पूछे लामा तारानाथ वाली बात पे, तो आप चित्रकार किसको बताओगे? पहला चित्रकार राजस्थान का श्रृंगधर। और अगर जैन ग्रंथ भंडार के अनुसार से पुराना ग्रंथ पूछा जाए या कंपैरिजन करके भी आपको दे दे, अगर ऑप्शन के अंदर ये हो औद्योनिक्ति व्रति दशैव का सूत्र चूरणी, तो इनको आप पुराना ग्रंथ बताओगे। और अगर दोनों ही मिल जाए बाई चांस तो आप प्राथमिकता दोगे औद्योनिक्ति व्रति को प्राथमिकता देंगे, ये ध्यान रखना है। बट दोनों ये एक साथ आ जाए ऐसा चांस कम रहेगा। ये तो हो गया अन्य तथ्य, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसे आधुनिक चित्रकार हैं जिनको अलग अलग चित्रों की विशेषता के कारण अलग अलग चितेरों के नाम से जाना जाता है, तो उन पे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाता है कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो भीलों का चितेरा शब्द आ जाए तो आपको बताना है कि गोवर्धन लाल बाबा जो है इन्हें भीलों का चितेरा कहा जाता है। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि नीड का चितेरा, नीड मैंने घोंसला, नीड का चितेरा, तो आप बताएंगे सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत। फिर एक आता है गांव का चितेरा, जिसने गांव ही गांव के चित्र बनाए, तो उनका नाम है भूर सिंह शेखावत, बीकानेर के निवासी भूर सिंह शेखावत। इसके बाद में एक आता है पशु पक्षियों का चितेरा, पशु पक्षियों का चितेरा आपको पूछा जाए तो इसको आप बताएंगे देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, यह वाली बात भी याद रखनी है। इसके बाद में एक प्रश्न आता है जिसमें लिखा आता है भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, तो भैंसों का चितेरा आपको पूछा जाए तो परमानंद चोयर, परमानंद चोयर जो है ये भैंसों का चितेरा है। इसके अतिरिक्त प्रथम महिला फड़ चित्रकार ऐसा कुछ शब्द आ जाए तो आप बताएंगे पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। इसके अतिरिक्त मित्रों दो प्रश्न आपको याद रखना है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक आपको पूछा जाए तो आप नाम बताएंगे राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक पूछा जाए तो राजा रवि वर्मा। और सिर्फ यहां एक शब्द चेंज कर रहा हूं, राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक आपको पूछा जाए तो कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री जो है इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। प्रथम महिला फड़ चित्रकार पूछ लिया जाए तो कौन है? पार्वती जोशी है। भैंसों का चित्तेरा परमानंद चोयल है। पशु पक्षियों का चित्तेरा देवकी नंदन शर्मा है। एक और रह गया है ना, एक इसमें रह गया है श्वानों का चित्तेरा, श्वानों का चित्तेरा। श्वान मतलब कुत्ते, कुत्तों के चित्र बनाए। श्वानों का चित्तेरा जो है वो कहा जाता है जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया को श्वानों का चित्तेरा कहा जाता है। इसने भैया जगमोहन माथोड़िया ने कुत्तों के चित्र बनाए थे। तो इस तरीके से ये जो बातें हैं इनके ऊपर भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इन चित्रों को इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अन्य तथ्य कुछ मैंने आपको बताए हैं।
इसके अतिरिक्त चित्रकला के अंदर बहुत सारा वर्णन हो सकता है और हो, परंतु पटवार भर्ती की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस की दृष्टि से या रीट की दृष्टि से अगर आप देखना चाहें तो आप चित्रकला अगर पढ़ रहे हैं तो इतना जितना आपको पढ़ाया गया है ये सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अतिरिक्त हम जल्दी ही ये शुरू करने जा रहे हैं कि आपको कुछ प्रश्नोत्तर भी पूछे जाए, प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी ही बनाएं। तो उसके अंदर हम कुछ ऐसे प्रश्न और इंक्लूड कर देंगे जो शायद आज इस वीडियो में आपको अगर नहीं बताया गया है, तो वो प्रश्नों के माध्यम से सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस लॉकडाउन के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी से पूरा जितना हम आपको पढ़ा सकते हैं, जो सुविधाएं हम आपको घर बैठे हम दे सकते हैं, हम सब अपने अपने घरों में बैठे आप सबको ये सूचनाएं दे रहे हैं, आप सबको पढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप कुछ भी देख लीजिए, अभी सारा नोट कर लीजिएगा सारा, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।